गुरु नानक जी से पहले भारत में क्या सिक्खी की हिस्ट्री क्या है? करीबन 17,000 सिखों को किसी तरह जला दिया गया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को, घर की बहनों को, बेटियों को खुद अपने हाथों से जहर दिया। तो पाकिस्तानी है और यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों में नशे, इंजेक्शन, चरस, चिट्टा, गांजा बेच के तिरंगे को पैरों पे डाला जाता है, जलाया जाता है खालिस्तान के नाम पर। वेलकम टू द गौतम खन्ना शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं भाई दीदार सिंह जी, और ये एमए हैं फिलॉसफी में, और साथ ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पाठी भी हैं। साथ ही कई बच्चों को पंजाबी सिखाना और कीर्तन करना सिखाना भी सिखाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम खन्ना जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। आपने इस मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए मुझे इनवाइट किया। भारत का यूथ अब जाग रहा है और वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है। गोरे जब यहाँ आए थे, राज कर रहे थे, तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री मिटा दी, बदल दी। आज भी हमें टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो बदलाव ही पढ़ाया जाता है, जिससे यूथ को असली हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता। तो ऐसे पॉडकास्ट जो हैं वो हम कोशिश ये करते हैं कि असली हिस्ट्री निकल के यूथ के आगे आ सके। और आज का हमारा टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ सिखीज, सिखों की हिस्ट्री क्या है, लोगों को पता चल सके। तो सिख का मतलब क्या है और सिक्खी कहाँ से शुरू हुई? गुरु नानक देव जी, जो कि सिख विचारधारा के जन्मदाता हैं, जब 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखना शुरू किए। उन्होंने पुराने विचारों की जगह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा के विषयों पर नए क्रांतिकारी विचार देना शुरू किए। और जिन लोगों ने उन्हें सुना, समझा, उन्हें सिख कहा गया, जो उनके फॉलोअर बन गए। सिख मतलब शिष्य, लर्नर, सीखने वाला। और जो विचारधारा गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों से इस समाज को दी, उसे सिक्खी या गुरुमत विचारधारा कहा गया। तो गुरु नानक जी से पहले भारत में क्या होता था? अगर हम इस देश की हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखिए 8वीं शताब्दी सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, एक 16 साल का लड़का जो विदेशी हमलावर बन के आया, पहला जो विदेशी हमला इस देश पे हुआ। उसके बाद ये रास्ता खुल गया, बारी बारी से कई कौमें आई। गुरु नानक देव जी के जन्म से पहले लगभग 700 साल की हिस्ट्री जो है वो इस देश की गुलामी की हिस्ट्री है। यहाँ बार बार लुटेरे हमलावर आए, उन्होंने लूटपाट की, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। और जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब यहाँ पर लोधी वंश का राज चल रहा था। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक ढांचे पर पूर्णतः जो है वो विदेशियों का अधिकार था। न्याय की जो व्यवस्था थी वो भी उनके हाथ में थी। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी हालत ये हो चुकी थी। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, कर कर मियाँ सबना जियाँ, बोली अवर तुम्हारी। इस देश के लोगों, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुमने अपनी भाषा भी खो दी, अपना पहरावा, अपना सभ्याचार भी खो दिया। नील वस्त्र पहर हूँ मैं परवान, मलेश दान ले पूजै पुराण। यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आगू वो भी पूर्णतः गुलामी कबूल कर चुके थे। तो गुरु नानक देव जी के जो टाइम की यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा थी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी।
गुरु नानक देव जी की वाणी में बार बार इस बात का जिक्र आया है कि अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें, काजी मौलवी उनके हाथ में था न्याय देना, और वो क्या कर रहे थे, काजी होए रिश्वती वड्डी लेके हक गवाई। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि काजी क्या कर रहे थे, वो न्याय करते नहीं, न्याय को तोलते हैं। जो ज़्यादा रिश्वत चढ़ावा दे देता है उसके हक में हो जाता है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए तो कोई नियम कानून है ही नहीं। जो उस टाइम का वक्त का बादशाह जो कि विदेशी हैं, जो वो हुक्म लागू कर देते हैं वही यहाँ के लोगों को मानना पड़ता है। तो इस प्रकार पूर्णतः 700 साल की लंबी गुलामी का वो समय है गुरु नानक देव जी से पहले का। अच्छा भाई जी, सिक्खी की हिस्ट्री क्या है? क्योंकि सिखों ने बहुत से बलिदान दिए हैं इस देश के लिए और बहुत अत्याचार भी सहे हैं जी। तो एक बार उनके ऊपर थोड़ा सा। सिख इतिहास की आरंभता होती है गुरु नानक देव जी के साथ ही। जैसा कि मैंने कहा, जब उन्होंने 7 साल की आयु से अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए, वो उनका वास्ता 2 चीज़ों से पड़ा। एक तो यहाँ की जो मूल कौम थी, यहाँ के रहने वाले, उनकी हालत ये थी कि वो अंधविश्वास, अज्ञानता इसमें डूबे हुए थे, गुलामी में। और दूसरी जो समस्या थी, जो कौम राज कर रही थी, उनमें अति कट्टरता, अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाजों को लेकर वो जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने एक क्रांति का आगाज किया। जब आप उनका जीवन पढ़ते हैं तो लगभग सभी इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि 32 से 35 साल गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी को साथ लेकर चल पड़े। 32 से 35 साल उन्होंने पूरे देश और देश के बाहर लंबी लंबी यात्राएं की। उन्होंने यहाँ के लोगों को जगाया, चेताया, आप कौन थे और क्या हो गए। उन्होंने रस्तों की दुश्वारियां झेली। फिर उसके आगे दूसरे गुरु साहब जी आए, गुरु अंगद देव जी। उन्होंने 2 मुख्यतः काम किए। एक तो उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई, जो पंजाबी भाषा शुरू से चली आ रही थी उसको व्याकरणबद्ध किया, किताबें बनवाई और लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। और साथ ही उन्होंने मल्ल अखाड़े बनवाए कि अगर कोई इंसान स्वयं से जीना चाहता है, उसके पास ज्ञान और शारीरिक ताकत दोनों जरूरी हैं। गुरु अमरदास जी आए, तीसरे पातशाह। उन्होंने बड़े सारे सामाजिक सुधार शुरू किए। उन्होंने घूंघट प्रथा, बलि प्रथा, सती प्रथा, इनके खिलाफ आवाज शुरू की। छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने पानी की बाउलियां बनवाई। क्या था कि ये इस जात का तालाब है, इस जात का कुआं है, दूसरी जात वाले नहीं भर सकते। पर उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने जो वो बाउलियां बनवाई पानी की, उन पे बिना किसी जात पात, किसी के वितकरे, सबको जो है उनका स्वागत किया गया। उन्होंने गुरु नानक की चलाई लंगर प्रथा को और ऊंचाइयों पर ले गए, जहां सभी जात पात, धर्म, नस्ल के लोग एक जगह बैठ के जो है वो भोजन करते हैं। फिर गुरु रामदास जी चौथे पातशाह आए। उन्होंने अमृतसर दरबार साहब की नींव रखी और देखिए उन्होंने एक जो कैसा आदर्श स्थापित किया। हिंदू और मुसलमान में जो है वो धर्म को लेकर नफरत अपने शिखर पर थी, पर उन्होंने जो मुसलमानों में थोड़ा उदार तबका था, जैसे सूफी, उनके साथ अच्छे संबंध रखे। साईं मियाँ मीर जी का जिक्र आता है, जो गुरु साहब जी के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने जब अमृतसर दरबार साहब की रचना शुरू की तो उन्होंने नीम का जो ईंट पत्थर है वो उनसे रखवाया, एक संदेश देने के लिए।
कि कोई मजहब, कोई धर्म जो है वो नफरत नहीं सिखाता। पर जब आप इस सच के रास्ते पर चलते हो, इंसानियत के रास्ते पर, निश्चित है आपका टकराव उन लोगों से जरूर होगा जो इस तरह का अच्छा समाज, भाईचारा, प्रेम नहीं देखना चाहते। चौथे पातशाह तक तो ये टकराव शब्दों में चलता रहा, वर्तमान जो हुकूमत थी। पर जब गुरु अर्जन देव जी जो 5वें गुरु हैं सिखों के, वो गुरु गद्दी पर बैठे, अकबर के बाद जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठा तो वो थोड़ा कट्टर और तवस्वी सोच का था। तो जो अभी तक वो ताकतें जो कट्टरता का समर्थन करती हैं, जो और किसी विचारधारा को प्रफुल्लित होता हुआ नहीं देखना चाहती, उनके हाथ ये मौका आ गया कि गुरु नानक की जो चलाई हुई क्रांति लहर है, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, छुआछूत, जाति पाति के खिलाफ, उन्होंने क्या किया, जहांगीर के पास शिकायतें लगानी शुरू की कि गुरु नानक की जो विचारधारा है, जिसे अब गुरु अर्जन देव जी चला रहे हैं, वो समाज में गड़बड़ पैदा कर रही है, हलचल पैदा कर रही है। लोग मुसलमान जो हैं वो अपना धार्मिक अकीदा त्याग कर उनके पैरोकार बन रहे हैं। तो जहांगीर ने ये फरमान जारी किया कि गुरु अर्जन देव जी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और देखिए गुरु अर्जन देव जी की कैसी लासानी शहादत है। आपने बात की कि जो जुल्म उन्होंने सहे, और मैं कहता हूँ वो केवल किसी एक कम्युनिटी या सिख कौम के लिए नहीं, वो मानवता के लिए। उनकी आवाज़, उनकी वाणी जो है वो मानवता के भले के लिए वो सब कर रहे थे। तो जब हुक्म जारी हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लाहौर लाया गया। उस टाइम एक विशेष कानून था, अगर किसी धार्मिक व्यक्ति को कोई सजा देनी है, कानून ये था कि उसके शरीर में से खून की एक बूंद भी धरती पे ना गिरे, इस तरह से सजा दी जाए। उस कानून का नाम था यासा। यासा। तो जब गुरु अर्जन देव जी के सामने शर्त रखी गई कि आप अपना अकीदा, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार बंद कर दो और आप इस्लाम में आ जाओ, तब आपको सत्ता की तरफ से सम्मान दिया जाएगा, आपको जो है वो विशेष उपाधियां दी जाएंगी। पर गुरु अर्जन देव जी जो गुरु नानक की विचारधारा पे अडिग थे, उन्हें कैसे शहीद किया गया। पहले जो है आग जला के उस पे गर्म लोहे की तवी रखी गई, उस पर उन्हें बिठाया गया और फिर उनके सिर पे गर्म रेत डाली गई। उनका शरीर जब पूरी तरह निडाल हो गया, छालों से भर गया, तब फिर दोहराकर ये पूछा गया कि आप अपना अकीदा छोड़ते हैं तो अभी भी आपको रिहा किया जा सकता है। पर उन्होंने अपनी वही बात दोहराई और इतिहासकार कहते हैं इसके बाद उन्हें रावी दरिया जो है उसमें डुबाया गया उनके शरीर को। इस तरह 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी शहीद हुए, जहांगीर ने करवाया। उसके बाद समय आगे बढ़ता है, गुरु हर राय जी 7वें गुरु, गुरु हरकृष्ण जी 8वें गुरु, फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी, और अब राजगद्दी पर है औरंगजेब, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, बड़ी कट्टर सोच का मालिक। उसे उसके सलाहकारों ने ये सलाह दी कि अगर आप पूरे भारतवर्ष में इस्लाम लाना चाहते हो तो एक एक को पकड़कर इस तरह कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सनातन हिंदू धर्म के जो मुखिया हैं वो सदियों से कश्मीरी पंडितों को माना जाता है, बड़े विद्वान,
और सबका मार्गदर्शन करने वाले। तो ये तजवीज़ दी गई कि आप अगर कश्मीरी पंडितों को, इनके मुखिया लोगों को कन्वर्ट कर लो तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, इनके पीछे चलने वाले अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कश्मीर से ये कार्य शुरू किया गया। वहाँ का जो गवर्नर था, हुक्म जारी किया गया कि या तो इस्लाम या फिर मौत। तो उस टाइम तक गुरु नानक की विचारधारा काफ़ी दूर दूर फैल चुकी थी। उन पंडित परिवारों में पंडित कृपा राम जी थे, जो कि गुरु नानक के घर से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने जो मुखी लोग थे अपने भाईचारे के, उनके साथ सलाह की कि हमें कहाँ जाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो औरंगजेब से टकरा सके, क्योंकि बड़ा कट्टर है, बड़ा जालिम है। तो उन्होंने सलाह दी कि आनंदपुर में गुरु नानक की गुरुगद्दी पर गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह मौजूद हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। तो एक डेपुटेशन जो है इन विद्वान पंडितों का आनंदपुर पहुंचा, जाकर सारी स्थिति बताई और जो सदा से रीत रही गुरु नानक के घर की, कि शरण आए हुए का हमेशा साथ दिया गुरु साहब ने। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जाकर कश्मीर का जो गवर्नर है उसे कह दीजिए कि हमारे गुरु, हमारे मुखिया गुरु तेग बहादुर जी हैं, आप उनको इस्लाम में ले आइए तो हम अपने आप इस्लाम में आ जाएंगे। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने स्वयं वो मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि किसी शख्सियत को ना शहादत देनी पड़ेगी। वो दिल्ली आए, यहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई। आज भी दिल्ली का चांदनी चौक, जहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज स्थित है, वो इसकी गवाही दे रहा है। वो अपने 3 सिखों के साथ आए, उनके सामने भी यही पेशकश रखी गई, इस्लाम या मौत। तो गुरु साहब जी अडिग रहे। पहले उनके साथ आए 3 सिखों को, भाई मती दास जी को सिर पे आरा चला के 2 फाड़ करके शहीद किया गया। भाई सती दास जी को रुई में लपेट कर आग जला के शहीद किया गया। भाई दयाला जी, उन्हें उबलते हुए पानी में देग में बैठाकर और गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करके इस तरह शहीद किया गया। और फिर आगे 10वें गुरु, उनकी हिस्ट्री लगभग दुनिया जानती है, कैसे उन्होंने अपना पूरे का पूरा, उन्हें सरबंसदानी कहा जाता है, सारा परिवार और स्वयं भी, 4 पुत्र, उनकी माता, उनके पिता, उनके बुआ के पुत्र, सारा उनका परिवार शहीद हुआ है। सो इस देश को जब मैं हिस्ट्री पे ध्यान मारता हूँ, अगर ये देश आज भी इस रूप में मौजूद है, यहाँ अजान भी है, पूजा भी है, यहाँ जैन भी हैं, बौद्धी भी हैं और हम आज़ाद हैं, तो इसके पीछे सिख इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। आप अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक की हिस्ट्री पढ़िए। 14वीं शताब्दी तक इस्लाम जो है वह ऐसा तूफान बनकर चढ़ा कि इन देशों के सारे सभ्याचार, भाषाएं, वो कौमें मिट गई, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अगर ये देश बच सका तो यहाँ गुरु नानक की विचारधारा, गुरु नानक का वो घर मौजूद था जिसने अथाह कुर्बानियाँ, अथाह बलिदान दिए। 365 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी सिख का कोई शहादत ना हो। अगर हम वो हिस्ट्री के हिसाब से मनाने लगे तो हर रोज कोई एक सिख शख्सियत जो है उसका शहीदी का इतिहास जुड़ा हुआ। इतनी शहादतें, इतना बड़ा योगदान है इस देश की संस्कृति, इसके स्वाभिमान, इसके सभ्याचार को बचाने में। इतने बलिदान हुए, सब कुछ हुए,
उसके बाद भी आज लोग जो है सिख को देख के मजाक में उड़ाते हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। एक दो लाइन है कि ये ज़्यादातर मैंने स्कूल टाइम में भी देखा है, कॉलेज टाइम में भी देखा है कि सिख को देख के लोग कहते हैं 12 बजे जी, लेकिन असल में वो 12 बजे की जो कहानी है, जो उसके पीछे एक गहराई है, वो किसी को नहीं पता जी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार वो उसके ऊपर भी आप हमारे यूथ को बताएं कि वो 12 बजे की कहानी असल में है क्या। सिख कौम पर एक ऐसा दौर आया जब नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इनका काल था। सिखों को बागी घोषित कर दिया गया कि ये हमारा कानून नहीं मानते, ये राज सत्ता से बागी हैं। सिखों के सिर पर इनाम रख दिए गए, कोई सिख का सिर काट के लाएगा तो उसे इतना इनाम दिया जाएगा। उस टाइम क्या हुआ, सिखों का गांवों नगरों में रहना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने जंगलों और पहाड़ों का रुख किया। घोड़ों की काठियां ही उनके घर थे। तो उस टाइम हो क्या रहा था, नादिर शाह आया, यहाँ लूटपाट की, मंदिरों में यहाँ का धन सोना चांदी लूटा, और जाते हुए ना यहाँ के मर्दों और औरतों को भी बंदी बना के साथ ले जाते थे। अफगानिस्तान में एक शहर है गजनी शहर, छोटा सा गांव ही है, हिस्ट्री पढ़िए आप, वहां पर मंडी लगती थी। जिन औरतों मर्दों को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाया जाता था, वहां उनकी नीलामी होती थी। वहां मीनार बनी हुई है, मीनारे 2 दिनार। तो यहाँ के जो स्त्रियां और पुरुष थे, टके टके की कीमत पर उन्हें बेच दिया जाता था। जब सिखों ने देखा ये सब कुछ, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सिख गिनती में कम हैं, हथियार उनके बराबर के नहीं हैं, तो सिखों ने गुरिल्ला छापा मार युद्ध की नीति अपनाई। जंगलों में छुपे रहते, और जब ये नादिर शाह अब्दाली जैसों की फौज रात को मदिरा में डूबी होती, नींद में होती, तो वो क्या करते, एकदम जंगलों पहाड़ों से थोड़ी सी गिनती में निकलते। आधी रात को 12 बजे वो निकलते और बड़ी फुर्ती से अटैक करके उनको लूटते, उन स्त्री पुरुषों को छुड़वा लेते। बड़ी सारी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। अहमद शाह अब्दाली जब यहाँ कुरुक्षेत्र के पास है कस्बा पीपली, यहाँ से निकल रहा था, तो सिखों ने यहाँ की औरतों और मर्दों को तो छुड़वाया, उसकी बेगम को भी किडनैप कर लिया और उनकी औरतों को भी। हालांकि बाद में, क्योंकि गुरु साहब जी का हुक्म है औरत और बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, तो बाद में उस तक पहुंचा दिया, पर उसको ये दिखा के। तो सिख क्या करते थे, रात को 12 बजे ना वो ऐसे अपने गुप्त ठिकानों से निकलते, छापा मार गुरिल्ला जंग लड़ते। जितनी देर में वो संभलते, उनको लूट पाट के औरतों मर्दों को छुड़वा के वो निकल जाते। तो उनमें ना एक दहशत पैदा हो गई 12 बजे की। जब भी आधी रात का टाइम होता ना, वो बहुत सचेत हो जाते कि 12 बज गए, कहीं से वो निकल ना आए। अब क्योंकि आज के जो नौजवान बच्चे हैं वो हिस्ट्री से अनजान हैं, उन्हें नहीं पता सिख कौन है, उनकी क्या कुर्बानियां हैं इस देश के लिए। तो मेरा ख्याल है जब आप जैसे नौजवान ये प्रयत्न करेंगे, इन ऐतिहासिक तथ्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित ही ये बात मजाक की बात ना रह के ना प्राउड की बात हो जाएगी। सिखों के लिए तो है, आज भी है, कि इतनी दहशत उनके मन में पैदा हो गई थी कि वो ये कहने लग गए थे भी रात, आधी रात होने से पहले, 12 बजने से पहले इन इलाकों से निकल जाओ फटाफट, नहीं तो वो आ गए तो सब कुछ छीन लेंगे। तो इसके साथ बड़ा इस देश का, सिख कौम का बड़ा एक
गौरवमयी इतिहास जुड़ा हुआ। अच्छा, सिखिज्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स आप बताइए कि जी, गुरु नानक देव जी ने 3 असूल बड़े कमाल के दिए हैं। पहला उन्होंने असूल दिया, किरत करो, डू वर्क। हमें इस दुनिया में जीना है, हमारे शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो गुरु साहब जी ने कहा भी डिपेंड नहीं होना किसी पे, किरत करो, उसके लिए मेहनत करो, अपने अंदर स्किल पैदा करो, गुण पैदा करो, ज्ञान पैदा करो और उसके जरिए जो है अपनी रोजी रोटी कमाओ, किरत करो। इसलिए सिख धर्म में आम गृहस्थी इंसान और साधु संत अलग अलग नहीं होते। गुरु साहब ने कहा आप ही संत हो, धर्मात्मा हो, आप मेहनत करके अपने परिवार का भी पोषण करते हो और आप समाज को सुंदर बनाते हो। सो गृहस्थ में रह के कर्म करना, कर्म से कभी मुंह नहीं चुराना। ये नहीं कि मैं तो बाबा जी हो गया, मैं सन्यासी हो गया और मठ बना के मैं बैठ गया और अब समाज मेरे खर्चे उठाए, नहीं, किरत करो। दूसरा उन्होंने कहा नाम जपो, परमात्मा की बंदगी, वो जो चेतना जीवन रूप होकर सारी कायनात में फैली हुई है, उसे अपने ख्याल में, अपनी याद में रखो। ना को वैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। ये सारी कायनात खलकत उस मालिक की सुंदर फुलवाड़ी है, तो उसका चिंतन। और तीसरा बड़ा कमाल का उन्होंने सिद्धांत दिया, वंड शको। अब उन्होंने मुझे कहा, मेरे गुरुदेव ने, कि आपने किरत करनी है ना, रोजी रोटी कमानी है। आपने गुण प्राप्त कर लिया, पढ़ लिख गए, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, बट दुनिया में ना ऐसे बहुत लोग हैं जो कई बौद्धिक तौर पर परिपक्व नहीं, कई फिजिकली डिसेबल हैं, वो बेचारे दुनिया की दौड़ में नहीं दौड़ सकते। ये तुम्हारा फर्ज है कि बेसिक जरूरतें उनकी भी पूरी होनी चाहिए, खाना पीना, मकान, कपड़ा। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी परंपरा हमें दी, उसे कहते हैं 10 बंद। जो मैं कमाऊं अपनी कमाई का ना 10वां हिस्सा मैं अलग कर लूं, उस 10वें हिस्से को मैं उन लोगों पर खर्च करूं। आप देखते हो गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, वो सिखों द्वारा दिया 10 बंद। हॉस्पिटल चलते हैं और बहुत से कार्य होते हैं। तो इस तरह गुरु साहब जी ने ये 3 सुनहरी असूल हमें दिए। किरत करो, अपने लिए कमाना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। नाम जपो, परमात्मा की याद बनी रहे मन में। और वंड शको, इस जो तुम्हारे पास है समाज के साथ शेयर करो, इसे सुंदर बनाओ। ये मेरा अगला सवाल भी था। जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही साफ सफाई, साफ सुथरा वातावरण, लंगर की सेवा चल रही होती है, चाहे उसके अंदर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी एज हो, वहाँ उनसे पूछा नहीं जाता कि क्या आप कौन है कौन नहीं है। तो ये सेवा हर गुरुद्वारे में चलती है। कोई राहगीर है जिसको शेल्टर की ज़रूरत है तो उसके लिए वहाँ पे शेल्टर मिलता है। तो ऐसे बहुत सेवाएं चल रही है आजकल। तो मेडिकल सेवा जैसे आपने बताया चालू हो गई है। बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते हैं हम तो वहाँ पे सिटी स्कैन, डायलिसिस और बहुत सी ऐसी सेवा चालू हो गई है। गुरुद्वारे कैसे काम करते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे काम करती है, कैसे चलते हैं गुरुद्वारे? जैसे आप पार्टी भी हैं गुरुद्वारे में तो आपकी भी सैलरी होती होगी और जो भी होता है, तो सब कुछ कैसे काम करता है? जो आमतौर पे शहरों में लोकल गुरुद्वारे हैं, जिन्हें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहा जाता है, उनका जो मैनेजमेंट है वो संगत द्वारा चुनी जाती है। उन लोगों को चुना जाता है जो गुरमत सिद्धांतों का, गुरु नानक की विचारधारा का ज्ञान रखते हैं
और निस्वार्थ भाव से कार्य कर सके। तो सारी संगत जैसे उस एरिया की है, वो अपने में से ऐसे लोगों को चुनते हैं। तो एक मैनेजमेंट कमेटी जो है वो गठित होती है और रजिस्टर्ड करवाया जाता है उसे। उसमें जो कुछ ओहदे बनाए जाते हैं कि ये कैशियर हैं, ये लंगर डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये अपना और जो हैं कार्य गुरुद्वारे में चलते हैं उसको देखेंगे। सो इस तरह। और जो गुरुद्वारे के पास इन कार्यों के लिए धन आता है, पैसे आते हैं, वो हैं जो सिख संगत है। जैसा मैंने अभी कहा कि गुरु साहब जी ने हमें ये परंपरा बनाई, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा जो है वो इन कार्यों पे खर्च करना। तो हर सिख जो है वो अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो निकाल कर गुरुद्वारा साहब को देता है। आपने देखा होगा कि वहाँ गोलक रखी रहती है गुरु साहब के आगे, जहाँ हम माथा टेकते हैं, या फिर वैसे कोई आके वो पर्ची कटवाते हैं, रसीद कटवाते हैं, या फिर कोई लंगर की सेवा करना चाहता है। तो इस तरह वो जो फिर फाइनेंशियली जो है ना समाज से आता है, उसी में से गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी साहिबान हैं, कीर्तन करने वाले रागी हैं, सेवादार हैं जो वहाँ साफ सफाई और सुबह शाम की जो मर्यादा है वो पूरी करते हैं। उनकी सैलरी, उनके और खर्चे, उनकी रिहाइश, वो सब इंतजाम इस तरह किया जाता है। ये अच्छी चीज़ भी है। और सनातन धर्म में भी अभी शंकराचार्य जी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने भी बताया कि 10 वंश जो है मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने क्या नाम है चैरिटी के लिए, धर्म के लिए और किसी ऐसे को देने के लिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो निकालता है तो उसके घर में ऑटोमेटिकली जो है क्या नाम है धन बढ़ेगा जी। और कभी वो भूखा नहीं सोएगा। हाँ जी। तो ये परंपरा अच्छी है। लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि हर किसी को निकालनी चाहिए जी। चाहे जो हिंदू धर्म में है वो, चाहे मैं कहता हूँ गुरुद्वारे नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम वो ऐसी जगह उसको खर्च कर सके तो उन्हें लगे कि हाँ हमारे घर के आसपास हमारे भाई बहन कुछ ऐसे हों जिनको हम मदद कर सकें जी। कि घर में तो भंडारा लगा रखा हाँ है जी। और भाई भूखा है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल वो परिवार तो रहे नहीं जॉइंट फैमिली वाले, सब अलग अलग हो गए। तो भाई का कारोबार नहीं चल रहा, आपका चल रहा है, तो कम से कम आप उस पैसों से कि किसी का तो कर सको, चाहे आप बाहर वालों का ना करो, कम से कम अपने घर का तो करो। जी। गुरु नानक देव जी का यही मकसद था। उन्होंने लंगर के रूप में एक ना सांझी रसोई बनाई कि जिस जगह पे गुरुद्वारा है उनका स्थापित किया हुआ ये ढांचा है, वहाँ कोई भी भूखा ना सोए, वहाँ कोई भी इस तरह ना मर जाए कि वो अपना इलाज नहीं करवा सका, कोई ऐसा ना हो कि जिसे सोने के लिए जगह ना हो। तो गुरु साहब जी ने इस तरह एक बड़ा कमाल का ढांचा दिया है। आपने देखा कोरोना के टाइम में बड़ी बड़ी जो हम कहते हैं ना सुपर पावर देश, वो भी कहीं ना कहीं सरकारी ढांचे हिल गए, नहीं पूर्ति कर सके। पर गुरु नानक देव जी का दिया हुआ ये ढांचा, इसने बड़ा कमाल किया। ट्रंप तक को ये कहना पड़ा कि मेरी ये दिली इच्छा है कि हर देश में गुरुद्वारे। समाज में बहुत बड़ा योगदान है गुरु नानक की विचारधारा। गुरु नानक देव जी ने वो विचारधारा दी है जो समाज से अलग होकर नहीं चलती कि आपने परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप जंगल में चले जाओ, आप गुफाओं में चले जाओ। नहीं, ये जब सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, ये जो कुदरत है ना, ये परमात्मा का घर है, इसमें रह के इसे सुंदर बनाना है। तो इस तरह जो है गुरु नानक देव जी की विचारधारा काम करती है। अच्छा भाई जी, जैसे जो अमृतधारी सिख होते हैं जी और जो निहंग सिख होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? और जो अमृतधारी सिख होते हैं उनकी क्या क्या मर्यादाएं हैं जी, वो थोड़ा सा। गुरु गोविंद सिंह जी ने
अपने पश्चात आगे शारीरिक रूप से गुरु की प्रथा को समाप्त कर दिया। जो वाणी 10 गुरु साहिबान जी ने उच्चारण की वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में संकलित की गई थी। तो उन्होंने कहा कि इन शिक्षाओं के आधार पे ही आपने चलना है, अब आगे से कोई शारीरिक गुरु नहीं होगा। तो प्रश्न ये आया कि विचारधारक तौर पर तो जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मार्गदर्शन करेगी, तो जो कार्य गुरु शारीरिक रूप से कर रहा था समाज में मौजूद रह के वर्तमान स्थिति के अनुसार फैसले लेने, वो कौन करेगा? तो गुरु साहब जी ने एक व्यवस्था कायम की। उन्होंने 5 प्यारे ये व्यवस्था दी कि अगर कोई गुरु नानक देव जी के मार्ग पर चलना चाहता है, इस विचारधारा में प्रवेश चाहता है, वॉलंटियर बनना चाहता है, तो उन्हें 5 प्यारों से अमृत छकने की जो परंपरा उन्होंने शुरू की, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 की वैसाखी को, उस प्रक्रिया द्वारा अगर कोई सिख धर्म को पूर्णतः अपनाना चाहता है, उसमें आना चाहता है, तो 5 प्यारे जो हैं वो अमृत 5 वाणियों का पाठ करके तैयार करते हैं, वो पिलाया जाता है। फिर उन्हें 5 ककार धारण करने होते हैं। कंगा केसों की सफाई के लिए, बालों की सफाई के लिए, कड़ा हाथ में ये, कृपान, कशहरा, इस तरह उन्हें 5 ककार धारण करने होते हैं। वो एक तरह से गुरु साहब जी की दी हुई वर्दी है। जैसे कोई हमारा बच्चा आर्मी में चला जाता है, अब वो एक विशेष मिशन को समर्पित है, देश की रक्षा को, तो उसकी मानसिक ट्रेनिंग भी होती है। तो ट्रेनिंग के पश्चात फिर उसे ना वर्दी पहनाई जाती है ताकि उसमें वो स्पिरिट बनी रहे, उसे शस्त्र दिए जाते हैं। इसी तरह हमारे गुरु साहिबान जी ने, जिन्हें हम अमृतधारी सिख कहते हैं, वो एक तरह का संकल्प है अमृत छकना, कि आज से इस इंसान का जीवन जो है वो गुरु साहिब के दिए हुए सिद्धांत और विचारधारा को समर्पित है। उनके लिए कुछ मर्यादाएं हैं, नियम हैं। वो सुबह अमृत वेले 4 बजे उठेंगे, 5 वाणियों का पाठ करेंगे, अपना दसवंध निकालेंगे, फिर और जो सेवा है, जो समाज में कार्य है वो करेंगे और गुरु के सिद्धांत को समर्पित रहेंगे। और जो निहंग सिंह हैं, उनकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े सुपुत्र बाबा अजीत सिंह जी से मानी जाती है। वो जिस तरह से दस्तार सजाते थे ऊंची, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब शस्त्रधारी दस्ते तैयार किए मुगल सेनाओं से लड़ने के लिए, तो निहंग सिंह जो हैं वो एक तरह से, आपने फिल्म देखी होगी है ना 300, उनमें वो जैसे मार्शल हैं, योद्धा हैं उनके, इसी तरह सिख कौम में जो निहंग सिंह है ना, ये हमारे मार्शल दस्ते हैं। इनका बड़ा कमाल का इतिहास है। शस्त्रों का अभ्यास करना, जंग के हुनर सीखना और चक्रवर्ती रहना। चक्रवर्ती क्या आपने देखा होगा, ये घोड़ों पर रहते हैं, आज रात यहाँ गुजारी फिर आगे चल पड़े। तो ये तब से लेकर अब तक हमारी ये जो शाखा है धर्म में, निहंग सिंह, वो आज तक इन्हीं नियमों का पालन करते आ रहे हैं और वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं, किसी सरकार हुकूमत के अंडर नहीं है, अकाल पुरख की अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में है। खालसा अकाल पुरख की फौज, तो वो हमेशा शस्त्रधारी
घुड़सवारी, जंग के तरकीबें, मार्शल आर्ट, गतका जिसे कहते हैं, उसमें बहुत पारंगत होते हैं। हालांकि समय के साथ साथ थोड़ी गिरावट जैसे आ जाती है, उनमें भी आई, पर आज भी ऐसे बहुत से निहंग सिंहों के दल जत्थे मौजूद हैं जो पूरी तरह से उस सिद्धांत को परनाए हुए हैं, उन्होंने अपनाया हुआ। अच्छा, नॉनवेज खाना अलाउड है या नहीं? हाँ जी, जब गुरु गोविंद सिंह जी विदेशियों से लड़ रहे थे तो उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मन से, विचारों से बलवान हों और शरीर से भी तगड़े हों। विचार का जवाब विचार और तलवार का तलवार, ताकत का ताकत। उन्होंने बड़े कमाल के तरीके से ना यहाँ के लोगों के मन और तन दोनों बदले। पहले तो उन्होंने हमारी भाषा बदली। आप जब निहंग सिंहों की भाषा है ना, जो बात करते हैं, उन्होंने बात वो कैसे करते हैं, अगर लड़ते लड़ते किसी की आंख खत्म हो गई तो वो ये नहीं कहते काना हो गया, इससे हीनता भाव आता है। वो कहते 1.25 लाख हो गया, एक आंख 1.25 लाख है। कोई किसी की टांग कट गई तो वो ये नहीं कहते हैं लंगड़ा हो गया, वो कहते हैं सुचाला सिंह हो गया, सुंदर चाल वाला। सुचाला सिंह। हाँ जी। अगर किसी के कान की सुनने की ताकत चली गई, वो ये नहीं कहते बहरा हो गया, वो कहते हैं सिंह चुबारे पे चढ़ा हुआ है, सुन नहीं रहा। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बलवान करने का तरीका था। हीनता भाव वाली शब्दावली नहीं लानी। वो चनों को बादाम कहते हैं। तो अब मन तगड़े किए गुरु गोविंद सिंह जी ने, भाषा बदली, नाम बदले। अब क्या होता था, उधर से हमला करने आ रहा है जबरदस्त खान, दिलावर खान, और हमारे यहाँ नाम क्या रखते थे, मंगलवार को पैदा हुआ मंगत राम, सोमवार को पैदा हुआ सोमा। गुरु साहब ने कहा नहीं, नाम रखे रणधीर सिंह, रणजीत सिंह, बघेल सिंह, चढ़त सिंह, कि जब कोई उधर से हमला करने आए तो आगे कौन है, आगे सरदार रणजीत सिंह है। नाम में बड़ी बरकत है। मन तगड़े किए, नाम बदले, फिर शरीर तगड़े किए। गुरु साहब जी उन्हें लेकर शिकार पर जाते जंगल में, वहाँ शिकार करते जानवरों का, तो फिर जो है वो नॉनवेज बनता और निहंग सिंह खाते, क्योंकि उनका, आपने उनका मुकाबला करना है। आज भी किसी भी देश की आर्मी है तो जिन फौजियों ने लड़ना है उनके शरीर तगड़े होने चाहिए। तो गुरु साहब जी ने अलाउ किया कि आपको ये गुलामी ऐसे नहीं उतरेगी, इसे उखाड़ना है, मन और तन दोनों से बलवान होना पड़ेगा। तो आज भी फिर जो निहंग सिंह हैं, आप आनंदपुर साहब होला मोहल्ला पे जाओ तो वहाँ वो जो है वो झटका करते हैं और नॉनवेज वो खाते हैं, और फिर जबर दिखाते हैं, घुड़सवारी, नेजेबाजी, तलवारबाजी, ये सारा। लेकिन अमृतधारी जो सिख है उनको अलाउड नहीं है ना? नहीं, जो सिख धर्म में जो कंसेप्ट है ना, ये गुरु नानक देव जी से भी ये प्रश्न पूछा गया कि मतलब कोई मांस खा सकता है, पाप है या पुण्य है। अच्छा, तो गुरु नानक देव जी ने वहां एक प्रश्न किया है। उन्होंने उनसे ही पूछा कि जो कुदरत का निजाम चल रहा है हमारे चारों ओर, समुंदर में व्हेल है, वो टनों के हिसाब से छोटी मछली को खा रही है, जंगल में शेर है, वो हिरन आदि जानवरों को खा रहा है, और यहाँ तक कि अब साइंस ने प्रूव कर दिया कि जब हम सांस ले रहे हैं तो
असंख्य वो जीवाणु जो हैं उन्हें हम ले रहे हैं, वो मर रहे हैं। और जब हम कोई फसल भी बीज रहे हैं, जैसे एक कनक का, गेहूं का दाना है, उसमें जीवन है। आप उसे जमीन में बोओगे तो उसमें से जीवन आएगा, ठीक है। जिया का आहार जी खाना एहो करे, सारी कुदरत सारा निजाम इसी तरह चल रहा है। अब मैं रात को सोता हूँ, कमरे में मच्छर है, अब दो ही चीजें हैं, या तो मैं अपनी नींद त्यागूं, वो मेरा खून पिए, तो दूसरा तरीका ये है कि मैं ऑल आउट लगाऊं, तब वो मरेंगे। यही कुदरत का नियम है। इसलिए गुरु साहब जी ना इस चीज पे उन्होंने कट्टरता नहीं रखी। हाँ, उन्होंने कहा कि कम से कम हिंसा, अगर जरूरी नहीं है तो ना। अगर आप की जीवन शैली ऐसी है, आपने कोई ऐसे काम नहीं करने हैं, आप कोई फौजी नहीं है, आप कोई पहलवान नहीं है, तो ठीक है, जितना जरूरी है संयम से, जो है ना आम प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। पर बहुत से ऐसे इलाके हैं हम जानते हैं, अब हमारे बंगाली भाई हैं, तो उनका सारा गुजारा ही जो है समुंदर पे, मछली पे है। बहुत से इलाके हैं दुनिया में, यहाँ और कुछ भी नहीं है। अगर अरब देशों की बात करें तो आज से पहले बिल्कुल भी कुछ ही नहीं था, वनस्पति के नाम पर रेगिस्तान है। तो गुरु साहब जी इस पे कट्टरता नहीं है गुरुमत विचारधारा में। जो जिस सिचुएशन में है, जैसा जिसका मन है, वो उसी तरह का अपना खान पान जो है वो रख सकते। भाई जी, जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो बहुत लंबा एक झंडा होता है, उसको हम निशान साहब कहते हैं। हाँ जी। तो उसका क्या इतिहास है कि वो दूर से देख के दूर से दिख भी जाता है, उसका क्या इतिहास? औरंगजेब के टाइम में ये फरमान जारी किया गया कि सिर्फ मुगल शासक जो हैं वो अपना निशान, झंडा, एक नगारा, जब बादशाह निकलता है आगे आगे नगारा बजेगा, और दूसरा सिर पे, ये सिर्फ मुगल शासक पहनेंगे, दूसरा कोई नहीं। घुड़सवारी ये सब दूसरों को अलाउ नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितना बड़ा इनका झंडा है ना, उससे 2 गुना बड़ा बना के झुला दो। जितने इनके नगारे की आवाज है, उससे भी ज्यादा आवाज वाला बड़ा नगारा, उसे नाम दिया रंजीत नगारा, वो बनवाओ। और अच्छी नस्ल के घोड़े, अरबी नस्ल के, सिखों से कहा वो लेके आओ, अच्छे शस्त्र। जो भी उन्होंने अपना फरमान जारी किया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें बताने के लिए कि हम इन फरमानों को नहीं मानते, हम अकाल परमात्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने निशान साहब की शुरुआत की, तो वो प्रतीक बन गया हक, सच, न्याय का। आज भी गुरुद्वारों में वो निशान साहब इसलिए झुलाया जाता है कि कोई दूर से देख ले, कोई राहगीर है, कहीं जगह नहीं मिली, यहाँ मिल जाएगी, भोजन नहीं मिला, यहाँ मिल जाएगा, पता चल जाए कि ये गुरु नानक देव जी का घर है। तो ये सदा से एक सिद्धांत रहा है गुरु नानक विचारधारा में। जैसा मैंने कहा, उन्होंने कीर्त करो नाम जपो वंड शको का सिद्धांत, और ये हर उस सत्ता के खिलाफ चैलेंज है निशान सर। जो भी जुल्म करता है राज की ताकत प्राप्त करके, आज भी आप देखो, कभी भी कोई ऐसा फरमान, ऐसा निर्देश सरकारों की तरफ से आता है, तो आप देखो सबसे पहले जो क्रांति है ना, वो पंजाब में ही उठती है। तो उसका कारण है कि गुरु साहब जी ने वो विचारधारा, वो तबीयत दी है कि किसी का गैर वाजिब अन्यायकारी हुक्म नहीं मानना।
तो ये जो निशान साहब है, ये अकाल पुरख परमात्मा की सत्ता का प्रतीक है। ये गुरु नानक की विचारधारा का प्रतीक है, जो हक सच न्याय पर। अभी एक ऑर्डर भी निकला है जिसमें केसरी कलर से निशान साहब को कलर चेंज किया जाएगा, ब्लू और येलो। हाँ जी। उसका क्या कारण है? उसके पीछे जो अकाल तख्त के जथेदार ने रीज़न दिया है कि सनातन धर्म का जो प्रतीक रंग है वो भगवा है, और ये जो केसरी है ये उससे मिलता जुलता है, तो इनमें जो है वो डिफरेंस पता नहीं लगता। जब आप विश्व मंच पे कभी कहीं है ना आपने रिप्रेजेंट करना है, मान लो आज मैं यहाँ आपके पास आया, तो वहाँ पर वो कम से कम गुरु नानक की ये सिखों का निशान है कि थोड़ा डिफरेंस पता लगना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे ये नीला था, सुरमई नीला, बाद में वही बसंती जिसे कहते हैं वो कलर आया, बट काफ़ी टाइम से जो है वो केसरी चल रहा था। तो वैसे रंगों को लेकर ऐसी कोई कट्टरता सिख धर्म में नहीं है कि गुरु साहब जी का जो विचार है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, सारे रंग सारे निशान सारी भाषाएं सारे धर्म उस कुदरत की उस कादर की क्रिएशन है। तो ये कुछ लोगों ने पीछे कोशिश की इसे ना वो नफरती रंगत देने की, कि ये एक तरह से मतलब हिंदुओं से जो है वो अलग होने की। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं मानता हूँ, सबका सम्मान है, बस एक जो है आइडेंटिटी। अब मैं दस्तार बांधता हूँ, केस रखे हुए, मैं 100 बंदों में खड़ा हूँ तो पहचाना जाऊँगा ये सिख है। तो बस इसके पीछे यही मंशा है कि जो आइडेंटिटी है विश्व स्तर पर, उसमें थोड़ा फर्क दिखे भी ये सिखों का है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि मुगलों के टाइम पे भी सिखों ने अत्याचार सहा, बलिदान दिए, देश आज़ाद होने के बाद भी उनके ऊपर अत्याचार हुए काफ़ी जगह। जैसे 84 सिक्स रॉइट्स हुए थे, जिसमें 7,000 से करीबन 17,000 सिखों को किसी तरह जला दिया गया या काट दिया गया, कैसे भी हुआ। उस टाइम पे आप थे, तो उस टाइम का माहौल क्या था 84 का, जब सब पूरा एक तरीके से समय रुक गया था, भारत रुक गया था। इंसानी इतिहास में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। आप रोम का इतिहास पढ़ो तो वहाँ का बादशाह नीरो जो दिमाग से सनकी था, वो जब बादशाह बना तो उसने रोम को एक तरह तबाह कर दिया। कहावत बनी हुई है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहा था। जर्मन खुशहाल देश था, पर हिटलर की सनक अपने आप को अमर कर जाने की, इतिहास में नाम दर्ज करा जाने की, उसने ऐसी तबाही दिखाई जर्मन लोगों। और जब मैं सिखों के ऊपर आया हुआ ये दौर, इस पे चिंतन मनन करता हूँ ये क्यों हुआ, तो बिल्कुल उस टाइम हमारे देश में जो वर्तमान राजनीतिक दशा थी, कांग्रेस से इंदिरा गांधी, उसकी गद्दी थोड़ी डोल रही थी, हिल रही थी। उसे कुछ ऐसा आसरा चाहिए था कि वो पकड़ मजबूत रह सके। उसने उसके लिए कई हथकंडे भी अपनाए, और अंततः जो आज भी बदकिस्मती से हमारे देश में होता है, एक लीडर अपना नाम बनाना चमकाना चाहता है, उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अभी पिछले कुछ सालों से भी हम बात करें तो ये सब चल रहा है। उस टाइम क्या हुआ कि सन 1972 में इमरजेंसी के दौर में कुछ इस तरह का माहौल बनाना शुरू किया गया
पंजाब में सिखों को ऐसे मुद्दों में उलझाना शुरू किया गया। बड़ी सारी कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिन्हें बार बार सिखों को ये महसूस करवाया गया पंजाब को कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब आपके और आगे प्रश्न आएंगे इस मुद्दे पर। तो निराश युवाओं ने जब वो हथियार उठा लिए, वो माहौल बन गया, दरबार साहिब पे अटैक किया गया, उस सारे का रिजल्ट हुआ, वो रोष इस रूप में प्रकट हुआ, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। तो जो वो माहौल बनाया गया था, उस माहौल में से वो चीज़ निकली। फिर जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी सब टारगेट है इस देश में। किसी ने अपनी राजनीति चमकानी है, उस कुर्सी तक पहुंचना है, तो मैं उसे राजनीतिक संदर्भ में देखता हूँ। आम हिंदू या आम सिख को कोई नफरत नहीं है एक दूसरे से, आम मुसलमान को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजनीति के लिए अपनाए गए वो हथकंडे थे कि वो देश जिसके साथ सिखों ने रहना मंजूर किया 1947 के पार्टीशन के टाइम, इस घटनाक्रम ने ऐसा असर किया, ऐसा बेगानगी का एहसास करवाया, जो आज तक वो रोष और गुस्सा है वो सिखों के मन में है कि किस वजह से उन्हें टारगेट किया गया। पहले पंजाब का माहौल खराब किया गया, ऐसी घटनाएं, ऐसा माहौल वहाँ बनाया गया, और जब बन गया तो फिर दरबार साहिब अमृतसर पे अटैक और कई तरह की अफवाहें और सिख कम्युनिटी को बदनाम किया गया। वो सारा एक पूरे का पूरा राजनीतिक प्रपंच था, जिस पे मैं कहता हूँ कि अभी भी खुले दिमाग से चिंतन और मनन किया जाना जरूरी है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज भी लोग बहुत उस दिन को याद करते हैं। मैं मिला हूँ कई बुजुर्गों से, वो आज भी उन पल को याद करते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर के खुद अपने सामने जलते हुए देखे, अपने सामने उनको काटा गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बचाया भी उन्हें, जो छुपा के रखते थे, अपने घरों में निकलने नहीं देते थे, नीचे गोडाउन में या कैसे भी करके। बहुत से सिखों ने अपने केश काटे कि अपने बच्चों के केश काटे कि वो बचा सकें। तो वो एक दर्द भरा पल आज भी लोग याद करके रो जाते। तो ये भी एक यूथ को पता होना चाहिए कि एक ऐसा ये एक बदनुमा दाग है इस देश के इतिहास पे। जब कभी आने वाली पीढ़ियां निष्पक्ष रूप से इस पर सोचेंगी, विचार करेंगी, तो निश्चित उन्हें इस बात के लिए दुख होगा कि एक बड़ी शानदार विचारधारा, स्वयं वाली कौम को किस तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जलील किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया। एक ऐसी कौम जिसने इस देश की आज़ादी में 70% कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के रस्सियाँ चूमी हैं जिन्होंने, और अपना सब कुछ उधर छोड़कर यहाँ इस देश में वो उन्होंने अपना जान के चुना था, पर उस टाइम बड़ा ही जो है बेगानगी का एहसास करवाया। अच्छा, इसी में बात करें, जैसे 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को हम इस देश में पार्टीशन का डे मनाते हैं। वो दिन था जब सिख और पंजाबी जो थे उन्होंने अपना घर, अपने परिवार, अपने लोग, संपत्ति सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि अपने बच्चों को, घर की बहनों को, बेटियों को खुद अपने हाथों से जहर दिया उनकी इज्जत बचाने के लिए। जी, सब कुछ ही एक तरीके से खो गया। कोई एक भाई आ पाया यहाँ तक सब कुछ छोड़ के, कोई एक
बच्चे के माँ बाप सब खत्म हो गया, उसका वो अकेला यहाँ पे पला। तो वो पार्टीशन का दौर भी बहुत दुखदाई था। और पाकिस्तान बना उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि पंजाबियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो सहा पार्टीशन में वो पंजाबियों ने ही सहा। लेकिन उसके बाद भी आज स्कूल में और कहीं कॉलेजों में जब कोई सुनता है पंजाबी है, तो बहुत से लोगों को मजाक उड़ाने में बहुत 2 मिनट लगते हैं, एकदम कह देते हैं अरे रिफ्यूजी है तू तो पाकिस्तानी है। तो लेकिन उन्हें वो नहीं पता कि उन्होंने अपना सब कुछ खोया है वहाँ। वो कोई आज की डेट में अगर मैं किसी से कहूँ कि किसी का घर है, दुकान है, सब कुछ है, और उसको कह दिया जाए कि अभी तुम अपना ये सारा कुछ छोड़ो और यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, सब कुछ तुम्हारी संपत्ति जो तुमने लाइफ टाइम कमाया वो सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही जब आप जा रहे हो तो आपको इतना बड़ा खतरा है कि आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा सकती है, आपका परिवार खत्म किया जा सकता है, आपको जलाया जा सकता है। तो उस वजह से वो खुद भी सुसाइड कर लेता है और अपने पूरे परिवार को भी सुसाइड कर लेता है। मतलब 1 मिनट में खुशहाल परिवार खत्म हो गया और आप उनको 2 मिनट में कह देते हो कि तू तो रिफ्यूजी है या तू तो पाकिस्तानी। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालो और यूथ को बताओ कि क्या हुआ था उस टाइम। जी, हम खुद इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं। मेरे पिताजी पाकिस्तान से उस टाइम आए थे, उनकी एज थी 7 साल। उनके माता पिता, उनके भाई बहन, चाचा ताया, सबका वहाँ कत्ल हो गया। उनकी सिर्फ 2 बहनें और वो खुद, तीनों बच के यहाँ आए थे। तो यहाँ आके फिर जो स्ट्रगल था, वो जब मैं कहानी उनके मुंह से सुनता हूँ तो बड़ा एक जो है गहरा दुख होता है। कैसे उन्होंने सरवाइव किया, कैसे उन्होंने अपनी दोनों बहनों को संभाला, कैसे उन्होंने आगे अपना घर बार वो सारा। तो ये एक उनकी कहानी नहीं है, ऐसे लाखों परिवार, जैसा आपने कहा। ये फरीदाबाद मेरे ख्याल लगभग बहुत बड़ी गिनती। यहाँ गुरुद्वारा है गुजरात ट्रेन, उस घटना की याद में बनाया गया है जब पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई आई थी। तो बिल्कुल जो दुख पंजाबियों ने सहा है, मैं कहता हूँ बंटवारा भारत देश का नहीं हुआ था, मुख्यतः पंजाब का ही हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने झेला है और आज तक कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के मन में वो बात निश्चित गई नहीं है, ये रिफ्यूजी हैं, ये पंजाबी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो उस इतिहास को पढ़ें। ये कोई पुराना नहीं है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, बिल्कुल सच। जब नौजवान बच्चियों ने, औरतों ने कुओं में छलांगें लगा दी अपनी इज्जत बचाने के लिए, खुद भाइयों ने, पिताओं ने उनको कत्ल किया, मार दिया, भी इनकी इज्जत बची है। वो बड़ा सारा दर्द जो है वो आज भी हमारी इस बिरादरी पंजाबी सिख जो है सबके मन में वो आज भी उसी तरह ताज़ा है, मौजूद है। इस पे भी मैं कहूँगा कि हमारी अगली पीढ़ी को कम से कम इस पे चिंतन करना चाहिए। इस पे अभी भी बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए, इस पे बहुत कुछ बोला जाना चाहिए। अभी तक नहीं, काफ़ी कुछ लिखा गया, बोला गया, पर अभी वो पर्याप्त नहीं। उसका एनालिसिस होना चाहिए। खुल के आ भी नहीं पाता, बोलते तो बहुत है लेकिन वो आ नहीं पाता जी। तो इस पे इसका अभी एनालिसिस होना बाकी है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी और आगे ना बने, आगे वो उजाड़े ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है। निश्चित अगली पीढ़ी को इस बारे में सचेत होना चाहिए। अच्छा, आज हम पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब में कहा जाता था कि वहाँ की यूथ के नसों में दूध, घी और मक्खन दौड़ता है और शेरों की डिस्ट्रिक्ट बताया जाता था पंजाब।
लेकिन आज की यूथ में पंजाब की जो है उसमें नशे, इंजेक्शन, चरस, चिट्टा, गांजा, ये मतलब नशे तो इस स्तर पर पंजाब में बढ़ गए हैं। आज भी हम कई वीडियोस देखते हैं कि ऐसे ऐसे नौजवान खेतों में डेड बॉडी मिलती है उनकी, वो इंजेक्शन वहीं का वहीं लगा हुआ है। तो ये नशा जो इतना बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, कहाँ दूध दही और कहाँ नशे, तो ये कहाँ कोई साजिश है, क्या प्लानिंग है, क्या हो रहा है? ये जैसे अभी हमने बात की कि 1972 से लेके 1984 तक का जो टाइम है, आप उससे पहले का पंजाब देखो, बड़ा खुशहाल, जो हरित क्रांति लाई गई थी, पूरे देश में अनाज के भंडार भर सकें, वो पंजाब में ही हुई थी सबसे पहले। इतनी वहाँ फसल पैदा की गई, इतना पूरे देश का पेट भरा पंजाब में, और बिल्कुल बड़े नामी खिलाड़ी, बड़े जो है अच्छे शरीरों वाले। 1972 के बाद जैसा मैंने कहा कि एक राजनीतिक प्रपंच खड़ा किया गया, जो है पंजाब के नौजवानों को पहले तो हथियार उठाने पे मजबूर किया गया, फिर उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया, फिर झूठे पुलिस मुकाबले बने, 84 का कांड हुआ। उस सब ने पंजाब के नौजवान को एक ऐसे अंधेरे में, ऐसी निराशा में धकेल दिया। आप देखो उसके बाद से बड़ी तेजी आई, लोग पंजाब छोड़ के कनाडा, अमेरिका और देशों की तरफ रुख करने लगे। वहाँ का नौजवान इतना हताश, निराश हुआ, और फिर ये साजिशें यहीं तक नहीं रुकी, वो आज तक चल रही हैं। कभी ये कहा जाता है कि ये बॉर्डर पार से आ रहा है नशा, कभी वो कोई और कारण देते हैं। तो जो नशे की ये जो प्रॉब्लम है, ये केवल हम नौजवानों को या वहाँ के लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो जो इतना निराशापूर्ण नेगेटिव जो वातावरण वहाँ पर बनाया गया, और उसके बाद आज भी आप देखो, मैं पीछे एक पंजाब के लीडर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पंजाब के नौजवान विश्व के हर देश में कामयाब हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं भी गए, तो फिर वो पंजाब में क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतियां ऐसी हैं। तो आज भी अगर ईमानदारी से काम करें तो पंजाब के नौजवान में आज भी वही अनक, गैरत, जुर्रत और वहीं आगे बढ़ने के सपने हैं। बस ज़रूरत है कि ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया जाए, उन नौजवानों से को सही रास्ता दिखाया जाए। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये तो नशे भी पंजाब में बढ़ रहे हैं, साथ ही पंजाब में पहले जब हम सुबह उठते थे या किसी से भी मिलते थे तो सत श्री अकाल सुनने को मिलता था, हम भी सत श्री अकाल कहते थे। आजकल हालेलुया सुनने को मिल रहा है, क्योंकि कन्वर्जन बहुत तेजी से फैल रहा है क्या पंजाब के अंदर, और जितना पंजाब के अंदर कन्वर्जन देखा है हमने, वो शायद ही किसी डिस्ट्रिक्ट में इतना देखा होगा कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर इतने आगे बढ़ाया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं हर बीमारी से दूर करने के, और हर बीमारी से उनको ठीक कर देंगे, जो चल नहीं सकता उसे चला देंगे। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, भूत प्रेतों की बातें होती है, हालेलुया के गाने बनने लगे, पंजाबी में गाने आने लग गए हैं क्रिश्चियन के। यहीं साथ ही दरगाहों पर जहाँ डेरे हैं आपके पंजाब में, वहाँ सिख हम देखते हैं कि जो चिलम पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उन बाबाओं की सेवा में भी लगे हुए हैं। तो तीन तरफ से घिरा जा रहा है, एक आपका नशे हो गए, इधर से क्रिश्चियनिटी के ऊपर कन्वर्जन चल रहा है, उधर से दरगाहों का वो चल रहा है। तो इस पे क्या कहोगे आप, क्या कर रही है सरकार, सो रही है क्या? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो भारतीय राजनीतिक लोग हैं, इनमें किरदार की, आचरण की हमेशा कमी रही है शुरू से, और आज भी है। वोट के लिए ये किसी भी हद तक कोई भी समझौता कर सकते हैं। पंजाब की धरती बंजर हो रही है, वहाँ बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं लोगों को कन्वर्ट करने में,
शरेआम स्टेज पे आप देख रहे हो बुला के, ये देखो इसे दिखता नहीं था, ये ऐसे किया जी दिखने लग गया, ये चल नहीं सकता था। क्या ये हमारे इन राजनीतिक जो हमारे नेता हैं, क्या इन्हें नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है, बस नीयत की, ईमानदारी की कमी है। और निश्चित ये बड़ा खतरा है। पिछले थोड़े टाइम में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं 5-5 लाख तक वहाँ पास्टर अंकुर नरूला ने की, और उसने जो इन्हें नाम दिया क्रूसेड, धर्म युद्ध, ये बड़े खतरनाक टाइम की ओर इशारा कर रहा है। इन्हें चेतना चाहिए। वहाँ के जो हमारे धार्मिक मुखिया हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, अगर आज ये नहीं जागते तो भविष्य में बहुत इसके खतरनाक संकेत। वो दावा करते हैं कि जिसको दिखता नहीं उसको दिखा देते हैं, जिसको जो चल नहीं सकता उसे चला देते हैं। जबकि क्रिश्चियन में जो उनके सबसे बड़े फादरी हैं, पॉप जिन्हें हम कहते हैं जी, वो खुद नहीं चल सकते, वो खुद व्हील चेयर पे चलते हैं जी। और ये पंजाब में एक हालेलुया बोलकर लोगों को चला भी देते हैं, जो मतलब 2 मिनट पहले दिखता है वो और हिलने लगते हैं जोर जोर से। तो मतलब एक तरीके से दिखता भी है, समझ भी आता है, पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाते। मैं अगर मेंटेलिटी की बात करूं, मैं उस वीडियो को देखता हूं तो साफ दिखता है कि क्या हो रहा है, कि इतना हो रहा है, और वो अपने पॉप को क्यों नहीं चला पाते फिर? जो अगर इतना ताकत है तो उनके पॉप क्यों व्हील चेयर पे चलते हैं? असल में यहाँ हमारी समस्या क्या है, हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पढ़ाई, इलाज, मकान, नौकरी, रोजगार। अब ये जो संगठन है ना, जो इस तरह के मिशन चला रहे हैं, इनका सबसे बड़ा हथियार है पैसा। आपने किसी को मकान बना के दे दिया, किसी की बीमारी में हेल्प कर दी, किसी के बच्चे को पढ़ा दिया। अब एक वीडियो आई थी पीछे, इन्हीं सभी को इकट्ठा करके वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। वो पता नहीं कैसे लीक हो गई वीडियो कि कैमरे वाले ने यहाँ पर फोकस करना है, जब मैं ऐसे करूँगा ना तो आपने ऐसे, तो उसने थोड़ी कमजोर एक्टिंग की तो उसको डांट रहा था, भी ऐसे नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए, भी ऐसे हो गया। तो मैंने इस पे चिंतन किया है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, जिनसे ये करवा रहे हैं। ये सारा वो सिख कम्युनिटी में एक बिरादरी है जिन्हें आमतौर पर मजहबी सिंह कह देते हैं। उन्हें देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। ज़्यादातर उनके इलाकों में चर्च बनाए गए हैं, उन्हें पैसे के लालच दे के किसी की बीमारी में हेल्प कर दी, मकान बना दिया, महीने के इतने दे दिए, तो ये सब चल रहा है। इसे रोका जा सकता है अगर हमारी धार्मिक संस्थाएं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिनका अरबों का बजट है, और हमारी सामाजिक संस्थाएं, अगर उन्हें चिंता है कि समाज के समीकरण बिगड़ रहे हैं तो रोका जा सकता है। उन लोगों के साथ खड़े हों जो सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें ये सुविधाएं दी जाए, उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि कोई उनके ईमान को खरीद ना सके। उन्हें इस तरह के लालच, और अभी पीछे कुछ ऐसे केस भी आने शुरू हुए हैं। एक वीडियो आई, उसमें एक सिख परिवार जो कन्वर्ट हुआ था, उसका नौजवान लड़का वो रो रहा था। वो कह रहा था कि मेरी माता पिता को इन्होंने वर्गला लिया, इन्हें लालच दिया गया कि स्वर्ग में आपका प्लॉट बुक कर दिया गया है, तो उसके लिए आपको किस्तों में इतना जो है वो पे करना है। पादरी साहब ने बताया, तो वो कहते हैं जी मेरे बाप ने अपनी जमीन बेच दी है स्वर्ग के प्लॉट के लिए। तो अब थोड़ा थोड़ा सा जैसे, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर नहीं चल सकता, कुछ चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे वो वहाँ पर ना लोगों का शोषण भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये जागृति आएगी, हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन आगे आएंगे, निश्चित बदलाव आएगा। हम बात करें खालिस्तानी मूवमेंट की, तो ये क्या है? इसके बीज इतिहास में पड़े हुए हैं। जब 1947 में पार्टीशन हुआ
बात आई कि हिंदुओं को हिंदुस्तान और मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल रहा है, सिखों की बात आई तो मास्टर तारा सिंह जी जो उस टाइम मुख्य लीडर थे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे मुलाकातें की और उन्हें विश्वास दिलाया कि आज़ादी के बाद सिखों को पंजाब के रूप में ऐसा खित्ता, ऐसी जगह दी जाएगी जहां वो भी अपनी रवायतों, परंपराओं, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों के अनुसार आज़ादी का आनंद मान सकेंगे, बिल्कुल बराबर के हक दिए जाएंगे। सिख हमारे भाई हैं, हम में से ही निकले हुए। सिख लीडरशिप ने, सिख कम्युनिटी ने इस बात को स्वीकार किया। जैसे अभी आपने बात की, कितना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ी, पाकिस्तान से आते हुए कितनी बर्बादियां झेली। पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया तो हमारे जो मुख्य उस टाइम लीडर थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं सिख लीडरशिप को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो वादे किए गए थे उन पे खरा नहीं उतरा गया। फिर बात आई भाषा के आधार पर स्टेट का गठन किया जाए, बंगाल बना, बिहार बना, हदबंदी हुई। तो अब आवाज उठी कि पंजाबी भाषा के आधार पर भी पंजाबी बोलने वाले इलाके जो हैं वो पंजाब को दिए जाएं और सिख वहाँ अपने स्वयं से रह सके पंजाबी। आप देखो, हैरानी की बात है, बाकी कोई भी सूबा बनाने के लिए आंदोलन नहीं करने पड़े, ना बंगालियों को, ना बिहारियों को, ना गुजरातियों को। पंजाबियों को जेलें भरनी पड़ी, लाठियां खानी पड़ी, तब जाके पंजाबी सूबे का गठन हुआ, हदबंदी हुई। और फिर क्या किया, एक साजिश के तहत एक लूला लंगड़ा पंजाब दे दिया। हरियाणा अलग किया गया, हिमाचल अलग किया गया बाद में आके। और हैरानी की बात, पंजाब के गांवों को उजाड़ के चंडीगढ़ शहर बसा था, वो भी पंजाब को देने की बजाय आज भी उस पे विवाद खड़े किए हुए हैं। और एक लॉ है रायपेरियन लॉ, जिसके तहत जिस खित्ते में कोई लोग रहते हैं वहाँ के जो कुदरती संसाधन हैं, अगर उन्हें किसी दूसरे स्टेट को दिया जाता है तो दूसरा स्टेट उसकी कीमत उतारेगा। जैसे राजस्थान से बिजली पंजाब को दी गई तो पंजाब उसकी कीमत उतारता है। पर जब पंजाब के पानियों की बात आती है, नदियों की, दरियाओं की, तो वहां भी पंजाब का शोषण किया गया। फिर जो है उन्हें नीचा दिखाया गया, वहां पर रायपेरियन लॉ लागू नहीं किया गया कि जहां का पानी दिया जाएगा दूसरे स्टेट्स को, पर उसका जो वो एवज है वो नहीं दिया जाएगा पंजाब को। इन सभी मांगों ने कहीं, इन सभी जो घटनाक्रम हुए, पंजाबियों को, सिखों को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करवाया। वहां से एक आंदोलन उठा जिसका नाम था आनंदपुर साहिब का मता। उसमें कुछ मांगे रखी गई कि पंजाब के जो पानियों का हक है वो पंजाब को दिया जाए। कुछ और ऐसी शर्तें थी, पंजाबी बोलने वाले इलाके पंजाब को दिए जाए। वो आनंदपुर का मता लेके आंदोलन शुरू हुआ। जरनैल सिंह भिंडरावाले उसके आगू बन गए। वो शांतिपूर्ण एक आंदोलन था, पर जैसा मैंने कहा कि इंदिरा सरकार ने उसे हिंसक रूप दिया, उसे उसमें घुसपैठ की, उसे रास्ते से भटकाया। एक शब्द जो है मीडिया में प्रचलित किया गया कि सिख खालिस्तान मांग रहे हैं, सिख अपना अलग देश मांग रहे हैं। पंजाब में वो सारा माहौल बनाया गया, वो लफ्ज एक तरह थोपा गया सिखों पे। आप उस टाइम के लीडर्स की, सिख लीडरों की स्टेटमेंट सुनो, वो बार बार कह रहे हैं हमने इस देश के साथ रहना चुना था, हमारे सारे गुरुओं की कर्म भूमि ये देश रहा है, इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां की हैं, यही हमारा देश है, हम साथ रहना चाहते हैं पर हम स्वयं से रहना चाहते हैं, हम 2 नंबर के शहरी बन के नहीं रहना चाहते, हमें हमारा हक दिया जाए। और आप देखो उस टाइम जो घटनाक्रम घटे,
सिख नौजवानों को बंदूकें उठवा दी गई, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। और कमाल की बात आप देखो, उस टाइम जिन सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, अभी पीछे पंजाब में मुद्दा उठा था बंदी सिखों की रिहाई का। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं, मैंने एक कत्ल किया है, मुझे उम्र कैद की सजा हुई, मैंने वो पूरी कर ली 13 साल 15 साल, उसके बाद कोई कानून मुझे जेल में नहीं रख सकता। आप हैरान होगे, 37 साल से सिख नौजवान जो थे वो जेलों में, आज तक उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब में ये बात उठती है, फिर उसे वही रंगत दे दी जाती है जी, खालिस्तान का मुद्दा उठ रहा है। मीडिया सारे में ये बातें जो है जोर शोर से प्रचारित कर दी जाती हैं। तो वो जो कसक है, वो जो तड़प है, वो जो पीड़ा है 1947 से लेके अब तक की, बस वो पीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आज भी सिखों को मजबूर करती है इन चीज़ों को सोचने के लिए कि हमारा इस देश के साथ भविष्य क्या, क्यों हमारी बात नहीं सुनी जाती, क्यों उन बंदी सिंहों पे बात नहीं होती, क्यों चंडीगढ़ के मसले पे बात नहीं होती। अभी पीछे मोदी सरकार में थोड़ी बातें उठी थी बंदी सिखों की रिहाई की, पंजाब के मसले, एक उम्मीद लगी थी कि शायद बातचीत से कुछ मसले हल होंगे, वो जो दूरियां बढ़ गई हैं फिर वो नज़दीकियों में बदलेंगी। पर मैं हैरान हूँ कि नहीं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन, वो सारे देश के किसानों की बात थी, पर आपने देखा होगा मीडिया ने क्या किया, हमारे राजनीतिक लोगों के कैसे बयान आए, ये तो खालिस्तानी है, ये तो खालिस्तानी है, ये खालिस्तान के लिए लड़ रहे। तो ये जो मैंने पहले भी शब्द यूज किया है, जो बेगानगी का एहसास करवाया जाता है, इसके रिजल्ट हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। इन मसलों को हल किया जाना चाहिए बातचीत के जरिए। सिखों का बड़ा एक तबका, बड़ी गिनती ऐसी है जो आज भी ऐसा कुछ नहीं चाहती कि हम इस देश से अलग हों। ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे गुरुओं का, बड़ों का देश है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पर बार बार ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम पैदा किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लेबल चिपकाने की कोशिश की जाती है। खालिस्तानी मूवमेंट में समझ रहा हूँ कि क्या है, लेकिन बहुत लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं इस मूवमेंट में। जैसे आप कनाडा देखते हो, इसी देश के तिरंगे को पैरों पे डाला जाता है, जलाया जाता है, अलग अलग मतलब लगातार ही चल रहे हैं इंडियन एम्बेसीज के सामने। ये रोज इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका कनाडा हो गया, ये सब लगातार चल रहे हैं। वहाँ पे अलग तरीके की बातें रखी जाती है कि अलग देश चाहिए हमें खालिस्तान के नाम। वो सब क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या नाम है, क्या होना चाहिए? हाँ जी, जैसा आपने कहा, अक्सर कई बार ऐसी वीडियोज सामने आती हैं कनाडा या इंग्लैंड में कुछ सिख संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं एम्बेसी के सामने, और उन्होंने तिरंगा जो है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, उसको पैरों में कुचल रहे हैं। या जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है, हर इंसान को अपनी बात रखने का, अपने विचार व्यक्त करने का हक है। ये वो लोग हैं जो अभी हमने जिस दौर की बात की 1972 से लेके 84 तक जो सरकारी तशद्दुद का दौर चला, उसमें इन लोगों ने बहुत कुछ खोया, अपने परिवार, अपने घर बार, विदेशों को गए। उनके मन में वो रोष है, पर मैं समझता हूँ ये तरीका ठीक नहीं है किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले रौंदना, जैसे करना। और दूसरी बात कि जब एक आम तौर पे हम बात कहते हैं कि एक परिवार में, एक घर में अगर घर के सदस्यों की आपस में नहीं बनती, दो भाइयों की आपस में नहीं बनती, तो निश्चित है जो तीसरा है, दुश्मन है, वो फायदा उठाएगा। ये बिल्कुल होता है। अब जब कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें हैं सिख कम्युनिटी के मन में, कुछ रोष हैं,
अच्छा हो कि उन्हें हमारी सरकारें विचार से, बातचीत से हल करें, वरना हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ऐसे घटनाक्रम बढ़ गए हैं। आप देखो, चाइना की तरफ से कभी ऐसे बयान आते हैं, कभी कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से पीछे वहाँ निज्जर हत्याकांड हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि ये भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश थी, जहाँ वहाँ खालिस्तान समर्थक है पन्नू, उसे कत्ल करने की। तो आप देखिए कि ये जो बड़े देश हैं, ताकतें हैं, उन्होंने अपना कोई भी मसला हल करना होगा तो जो ऐसे डिस्प्यूट हैं, अब हमारे देश में है, इस चीज़ को लेके सिखों में रोष है, उनमें कुछ बागी सुर हैं, तो निश्चित वो शरारत करेंगे। पाकिस्तान करता आ रहा है काफ़ी टाइम से, वो पूरा प्रयत्न करेंगे कि किसी तरह इसे और बढ़ाया जाए, पर मेरा ख्याल है कि इसका जो हल है, हमारे देश की सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन लोगों के, सिख संगठनों के, जो हमारी मुख्य संस्थाएं हैं, श्रोमणी कमेटी है, नुमाइंदा जमातें हैं, उनसे बातचीत करके, मैंने जैसा अभी कहा, बहुत बड़ी गिनती है सिख कम्युनिटी में जो आज भी ऐसा कुछ नहीं चाहती, इस देश से अलग होना। ये वो देश है, वो स्थान है जिसके लिए हमारे गुरु साहिबान जी ने इतने बलिदान दिए, कुर्बानियाँ की, आज़ादी के आंदोलन में सिख कम्युनिटी ने इतनी कुर्बानियाँ की। तो होना तो यही चाहिए कि यहाँ की सरकारें बातचीत से मसला हल करें, और फिर उन्हें अपने आप ही मौका नहीं मिलेगा, जिन्हें हम कहते हैं कि वो शरारती तत्व हैं, जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जब दूसरे देश उनको सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें तभी मौका मिलता है जब यहाँ से इस तरह की बातें। पीछे मैंने कहा कि किसान आंदोलन था, सारे देश के किसान थे वहाँ, यूपी से, बंगाल से, तमिलनाडु से, पर फिर जो यहाँ के, मैं समझता हूँ, शरारती संगठन है, कुछ मीडिया है, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो इन दूरियों को बढ़ाते हैं अपने बयानों से, ऐसे गलत बयान देकर कि ये खालिस्तानी इकट्ठे हुए हैं, ये देश तोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। पहले भी जो अनंतपुर साहिब का मता था वो देश तोड़ने के लिए नहीं था, वो पंजाब की मांगों को लेकर था। आज भी और स्टेट भी मांग करते हैं, तो उसे इस तरह रास्ते से भटकाया जाना, ये बहुत, मैं समझता हूँ, एक खतरनाक चीज़ें हैं, आग से खेलने वाली बातें, जिनसे हमारे देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके मन में और इनसिक्योर फीलिंग पैदा होती है। और पीछे आपने देखा होगा मणिपुर में जो कुछ हुआ, अब इन हालातों में और भी कई स्टेट्स में ऐसी बातें उठती रहती हैं सेपरेशन की। वो क्यों है? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं बैठती और उन्हें सुलझाती? ये कोई बहुत बड़े मसले नहीं हैं। चंडीगढ़ का मसला है, पानी का मसला है, और कुछ इलाकों के मसले हैं, पर अगर मैं समझता हूँ कभी इस देश के इतिहास में अगली पीढ़ी में से कोई ईमानदार सुहृद नेता हमें मिले जो इन्हें सुलझाने के लिए पूरी तरह ईमानदारी से काम करे, तो ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं। तो भाई दीदार सिंह जी, आपने आज इस पॉडकास्ट में हमें बहुत सी ऐसी जानकारी दी जो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी थी, जैसे सिख हिस्ट्री, जो अत्याचार सहे, जो बलिदान दिए सिख ने, ये यूथ को पता होना चाहिए था। पंजाब से जुड़ी समस्याएं हमने चर्चा करी इस पॉडकास्ट में, और एक नेचुरल चीज़ें जो हमने ऑब्ज़र्व करी हैं, जो यूथ ऑब्ज़र्व करता है, जैसे खालिस्तानी मूवमेंट जो बाहर कनाडा वगैरह में चल रहा है, उसके ऊपर भी आपने
बखूबी समझाया हमें। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी यूथ को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आगे भी अगर वो डिमांड करेंगे तो ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर हम पॉडकास्ट को और आप ही के साथ पंजाब के बारे में और चर्चाएं करेंगे आगे भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को जाते जाते, एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए। जी, आज के नौजवान से जो मैं उम्मीद करता हूँ, ज्ञान और विज्ञान के युग में जब हम दुनिया में देख रहे हैं और देशों में तर्क, ज्ञान, विज्ञान की बात चलती है, तो हमारे देश का नौजवान भी जागे। अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, वो पुरानी मान्यताएं, वो जाति पाति धर्म को लेके कट्टरता, संकीर्णता, इन सब से हम अपनी चेतना को मुक्त करें और पूरे विश्व के साथ कदम मिला के चलते हुए जिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी आने वाली नौजवान पीढ़ी से, जिन समस्याओं पे हमने बात की, वो ज़रूर इन समस्याओं का कोई सल्यूशन ढूंढेंगे और इस देश को असल अर्थों में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर करेंगे। इसके साथ ही आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच से विचार साझा करने का जो अवसर प्रदान किया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे आपके सवाल थे, बहुत अच्छा लगा आपसे इन सवालों पे विचार करके। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।